शुरू करते हैं आज का सेशन डे 5। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि कल मैंने आपको ओपन स्टैक के जो मेजर कंपोनेंट्स थे उनकी स्टार्टिंग की थी हमने कल, और उसके साथ मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया था एंड आई होप कि आप वो चीज भूलेंगे नहीं। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, क्या कहते हैं कि ओपन स्टैक की जो सर्विसेज का जो प्रिंसिपल होता है कि ओपन स्टैक के अंदर जो सर्विसेज है वो किस कॉन्सेप्ट पे चलती हैं, जिसमें सबसे पहले आपका एपीआई होता है। एपीआई बेसिकली एक फ्रंट एंड होता है जिससे कि आप उस सर्विस को कॉल करते हो। फिर उसके बाद उस पे शेड्यूलर होता है। शेड्यूलर क्या करता है? शेड्यूलर डिसाइड करता है कि ओपन स्टैक के अंदर किस होस्ट के ऊपर आपकी वो सर्विस एग्जीक्यूट होगी। देन आपकी मेन सर्विस होती है। मेन सर्विस क्या करता है? डेटाबेस के साथ भी इंटरेक्ट करता है ताकि वो वहां पे डेटाबेस में जाके उस जो भी वो एग्जीक्यूशन कर रहा है उस ट्रांजेक्शन को वहां पे रिकॉर्ड करके अपडेट कर सके। ठीक है। इसके बाद फिर वो क्या करता है? वो एक्चुअल जो होस्ट होता है उसके प्लगइन्स को इन्वोक करता है, और उस प्लगइन के बाद क्या होता है, जो एक्चुअल जो लोकल रिसोर्सेज होती हैं जो कि आपको उस पर्टिकुलर सर्विस को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बोलो तो न्यूट्रॉन था। तो न्यूट्रॉन में आपका एक्चुअली क्या होता है? न्यूट्रॉन में आपके होते हैं नेटवर्क एजेंट्स। तो जो न्यूट्रॉन एजेंट्स होते हैं, नेटवर्क एजेंट्स, वो एजेंट्स जो चल रहे होते हैं आपके, चाहे वो कंट्रोलर पे हो चाहे वो कंप्यूट पे हो, तो उनको इन्वोक करने के लिए हम ये सारा कॉल फ्लो करते हैं। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल बनाया गया ओपन स्टैक के अंदर, जो मोस्टली सारी सर्विसेज इसके ऊपर ही काम करती हैं, बट ऐसा नहीं कि 100% सारी सर्विसेज चलती हैं, बिकॉज बहुत सी सर्विसेज का डिजाइन अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग होता है। बट जो मेजर सर्विस होती है जिसमें आपका कंप्यूट आता है, स्टोरेज आता है और नेटवर्क आता है, ये सबसे तीन इंपॉर्टेंट सर्विस होती है: नेटवर्क, स्टोरेज एंड कंप्यूट। इन तीन सर्विसेज के लिए जो मैंने आपको प्रिंसिपल कल बताया था, ये एज इट इज एप्लीकेबल है जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं और कुछ सर्विसेज की जो कि ओपन स्टैक के अंदर होती हैं। तो जो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस मानी जाती है वो होती है आपकी कीस्टोन। अब देखो कीस्टोन क्या होता है। कीस्टोन बेसिकली एक आइडेंटिटी सर्विस है कि ओपन स्टैक के अंदर रिसोर्सेज को कौन कैसे एक्सेस करेगा, इस चीज को कीस्टोन कंट्रोल करता है। ठीक है। कीस्टोन जो सर्विस है ये सबसे पहले ओपन स्टैक के एसएक्स रिलीज में आया था। तो अल्फाबेटिकली अगर मैं जाऊं तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑस्टिन में आपका नोवा कंप्यूट आया था। ठीक है। न्यूट्रॉन आपका जो है एफ में आया था, और जो ई से एसएक्स होता है, एसएक्स के अंदर आपका कीस्टोन आया था। तो ये सीक्वेंशियली आपको ये भी पता लग रहा है कि ओपन स्टैक के किस रिलीज में क्या कंपोनेंट या सर्विस, कंपोनेंट तो खैर गलत होगा, सर्विस बोलना चाहिए, कि कौन सी सर्विस किस रिलीज में ऐड हुई है। हालांकि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि आपको ये पता रहता है कि हाँ किस रिलीज में क्या चीज ऐड हुई है। इट मीन्स कि आपको ओपन स्टैक की अच्छी नॉलेज है। ठीक है। तो अब ये करता क्या है? ये आपका होता है बेसिकली ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन में देखो, सबसे पहले एक चीज आप याद रखना कि हर एक सर्विस जो भी ओपन स्टैक के अंदर होती है, चाहे वो कोई भी सर्विस हो, चाहे वो कीस्टोन है, नोवा कंप्यूट, न्यूट्रॉन, ग्लैंस, सिंडर, चाहे होराइजन डैशबोर्ड के लिए होराइजन हीट हो गया, सिलोमीटर हो गया, कोई भी सर्विस जो ओपन स्टैक के अंदर होती है उनमें सबसे जो ऊपर टॉप लेयर होती है जो किसी भी सर्विस की, वो होती है एपीआई। एपीआई का मतलब यही होता है कि आप उस सर्विस को कॉल करते हो। तो कॉल करने के लिए उन्होंने जो स्टैंडर्ड एपीआई बना रखी है ओपन स्टैक के अंदर, जो एपीआई है हर एक सर्विस को कॉल करने की, वो बहुत ही स्टैंडर्ड है। ठीक है। अब उस एपीआई में देखो होता क्या है। एपीआई जो है, एपीआई क्लाइंट ऑथेंटिकेशन। अब देखो यहाँ पे वो ये कीस्टोन के वो बता रहा है, फीचर्स बता रहा है कि कीस्टोन क्या क्या करता है। कीस्टोन जो है वो क्लाइंट की ऑथेंटिकेशन करता है, कि जो मान लो, अब ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि मान लो कि मैंने ओपन स्टैक बना दिया, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया। अब उसके अंदर कौन लॉगिन करेगा? दैट इज योर यूजर। कि यूजर्स मैनेजमेंट की, कौन सा यूजर लॉगिन करेगा, उसको क्या प्रिविलेज होगा। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है। पहले इस वर्ड को टेनेंट बोला जाता था, टेनेंट वर्ड को इन्होंने रिप्लेस करके अब इसको ये बोलते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट और टेनेंट में डिफरेंस क्या है? एक ही चीज है, बस नाम बदल दिया इन्होंने, अब इसको टेनेंट नहीं बोलते। आप ओपन स्टैक में आप अपना मान लो काम करते हो, आप 8-10 वीएम लॉन्च करते हो एक स्पेसिफिक एक यूजर ग्रुप से। ठीक है। आपका एक एप्लीकेशन टीम हो गया, टीम ए हो गया। तो टीम ए जितने भी एप्लीकेशन वीएम्स लॉन्च करती है, जो भी काम करती है ओपन स्टैक के अंदर, वो सारी चीजें जो है वो एक लॉजिकल बाउंड्री बनाई जाती है, आइसोलेशन। आइसोलेशन क्यों बनाया जाता है? जैसा कल मैंने आपको बताया था कि मान लो आप एक सर्विस यूज, एक बंदा लॉगिन कर रहा है, ठीक है, उसको कोई दूसरे प्रोजेक्ट का अगर वीएम दिखेगा तो ऑब्वियसली वो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी एंड ब्रीच ऑफ एवरीथिंग है। ठीक ठीक है। वो उसके डेटा को भी एक्सेस कर सकता है।
तो इसलिए प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट बनाया गया। प्रोजेक्ट क्या करता है, एक लॉजिकली आइसोलेट कर देता है रिसोर्सेज को। मतलब ये कि अगर मैंने बोला प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी एंड प्रोजेक्ट सी, तो प्रोजेक्ट ए की जितनी भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या क्या होती है, हमारा नेटवर्क हो गया, स्टोरेज हो गया, हमारा क्या कहते हैं कंप्यूट्स हो गए, वीएम्स हो गए, ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं ये दूसरे कोई प्रोजेक्ट का बंदा नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक आइसोलेशन लगा दिया गया, बाउंड्री लगा दी जाती है। इसको अचीव कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ कीस्टोन। तो की जो आप जितने भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो ओपन स्टैक के ऊपर, या आप जितने भी यूजर क्रिएट करते हो, ये सारी चीजें जो है वो ओपन स्टैक में कीस्टोन सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आपने आज से पहले अगर ओपन स्टैक की गुई खोली होगी कभी, ठीक है, खोला ही होगा, मोस्टली लोगों ने खोल चेक किया ही हुआ है, काम तो करते हैं ज्यादातर लोग। तो आप जब लॉगिन करते हो तो वेरी फर्स्ट थिंग जब आप इंटरेक्ट करते हो, यूजर नेम पासवर्ड डालते हो। डैशबोर्ड तो खैर आपका फ्रंट एंड हो गया, उसमें आप जब यूजर नेम पासवर्ड डालते हो तो आपका कीस्टोन से सबसे पहला एनकाउंटर होता है। वो क्या करता है, वो क्लाइंट ऑथेंटिकेशन करता है कि कौन क्लाइंट लॉगिन कर रहा है, और लॉगिन करने के बाद वो क्या क्या रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा, वो सारी चीजें वो ऑथराइज करता है, सर्विस की डिस्कवरी करता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी टेनेंट ऑथराइजेशन बाय इंप्लीमेंटिंग ओपन स्टैक्स आइडेंटिटी एपीआई, जो मैंने अभी बोला कि जब मल्टीपल टेनेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली मल्टीपल टेनेंट्स होंगे, एक तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो उन सबको सेग्रीगेट करना, उनको ऑथराइज करना। अब ये करता कैसे? विद द हेल्प ऑफ ये एलडएप भी चलाता है, ओ ऑथ इसका मैकेनिज्म होता है, ओपन आईडी कनेक्ट, सैम एसक्यूएल, ये सब अलग अलग तरीके हैं जिनकी हेल्प से ये ऑथराइजेशन करता है। कीस्टोन है क्या चीज? कीस्टोन इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइज्ड एज अ ग्रुप ऑफ इंटरनल सर्विसेज एक्सपोज्ड ऑन वन और मेनी एंड पॉइंट। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो कीस्टोन है वो जितनी भी आपकी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जितनी भी सर्विसेज उन सबको एक तरीके से ग्रुपिंग करता है, ग्रुप करके, और यूजर को एक सिंगल व्यू देता है। जब एक यूजर लॉगिन करता है तो उसको न्यूट्रॉन भी दिखता है, ठीक है, वो न्यूट्रॉन पे भी काम करता है, वो ग्लैंस पे भी काम करता है, वो सिंडर पे भी करता है। कोई दूसरे प्रोजेक्ट का जब बंदा लॉगिन करता है सेम प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी न्यूट्रॉन एक्सेस करता है, वो भी ग्लैंस को एक्सेस करता है, वो भी वो सारी चीजें एक्सेस करता है जो कि एक प्रोजेक्ट ए का बंदा कर रहा है। बट जो प्रोजेक्ट ए वाला करता है वो प्रोजेक्ट बी वाले को दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एक प्रोजेक्ट का डिफरेंस है, लॉजिकल एक आइसोलेशन क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल देते हैं कि एक ऑथेंटिकेट कॉल विद वैलिडेट यूजर प्रोजेक्ट क्रेडेंशियल विद आइडेंटिटी सर्विस एंड अपॉन सक्सेस क्रिएट एंड रिटर्न अ टोकन विद अ टोकन सर्विस। तो ये काम कैसे करता है? ये क्या करता है, जब आप पहली बार लॉगिन करते हो ना, जब आप उसको यूजर नेम पासवर्ड से जब आप लॉगिन करते हो प्रोजेक्ट के अंदर, तो जैसे ही आपका लॉगिन हो जाता है, ये क्या करता है, ये आपको एक टोकन देता है। उस टोकन की हेल्प से क्या होता है, उस टोकन की हेल्प से आप जितनी भी सर्विसेज को विजिट करोगे, आपको बार बार यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। क्यों? होता है कि मान लो आपने पहले तो गोई में लॉगिन किया, तो सबसे पहला आपने ऑथेंटिकेशन किया डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड से ऑथेंटिकेट करके आपने मान लो कोई वीएम लॉन्च करने गए, तो वीएम लॉन्च करने के लिए आपको नेटवर्क चाहिए, आपने एक नेटवर्क क्रिएट किया, आपने ग्लैंस में इमेज अपलोड करी, तो आपने मल्टीपल सर्विसेज को विजिट किया है एक सिंगल उसके बाद, पहले एनकाउंटर के बाद। तो जब आप मल्टीपल सर्विस को विजिट करोगे तो उनको भी तो देखना पड़ेगा ना। अब ग्लैंस को ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो बंदा मुझसे रिसोर्सेज एक्सेस मांग रहा है, क्या ये सही में ये वही बंदा है जिसके लिए ये रिसोर्सेज असाइन की गई हैं। तो ये कैसे होगा? ये तो कीस्टोन बताएगा। तो अब या तो फिर ग्लैंस जो है वो कीस्टोन से बात करे और पूछे कि यार ये बंदा है और ये मुझसे एक्सेस मांग रहा है, फिर वो बोलेगी, ग्लैंस कहेगी अच्छा ठीक है, कीस्टोन बोलेगा ठीक है, तुम उससे यूजर नेम पासवर्ड लेके आओ। नहीं, इससे क्या होगा, मल्टीपल लॉगिन मतलब मल्टीपल टाइम्स ऑथेंटिकेशन होता है। तो इसको सिंपल रखने के लिए क्या करता है, वो टोकन जनरेट कर देता है। टोकन जनरेट करने से क्या होता है, आपको पता ही है, ओटीपी टोकन तो आजकल सब लोग यूज करते हैं। टोकन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप जब एक बार ऑथराइज कर जाते हो तो आपको एक टोकन मिल जाता है। उस टोकन को लेके आप किसी भी सर्विस के पास जाओगे, वो सर्विस उस टोकन को वैलिडेट करेगा, आपसे बार बार यूजर नेम पासवर्ड आपको नहीं डालना पड़ता है। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्विस को आराम से एक्सेस कर सकते हो। ये कीस्टोन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं अंदर की कॉल फ्लोज नहीं बता रहा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब इसको चलने के लिए डिपेंडेंसी कहाँ होती है? कृष्णा, हम्म। कृष्णा एक क्वेश्चन है, सॉरी, हम्म। कि ये जो है ये कीज चेंज करता है या क्या होता है? टोकन क्या है? टोकन ये टोकन आरएसए की जैसे अपना होता है या क्या कुछ और है, हाँ, मतलब देखो या आरएस अपना ओटीपी टाइप का है?
हाँ हाँ, RSA की जैसा ही समझ लो। मतलब समझने के लिए आप उसको RSA कह लो, टोकन समझ लो। टोकन का मतलब होता है आपको एक स्ट्रिंग मिलती है, मतलब जब आप लॉगिन करते हो तो ये क्या करता है, एक रैंडम टोकन जनरेट कर देता है। वो टोकन एक एक आर्बिट्री कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, अल्फाबेटिकल, अल्फा न्यूमेरिक, कुछ भी, इवन स्पेशल कैरेक्टर्स का। तो वो एक एक बाइट बना देगा पूरा, और वो स्ट्रिंग आपको तब मिलता है, कीस्टोन देता है आपको जब आप पहली बार लॉगिन करते हो। और जब वो आपको मिल जाता है, आपको नहीं पता लगता, ठीक है, आप तो यूजर हो, GUI में गए, आपको नहीं पता। होता क्या है कि बैकएंड पे जब आप किसी भी सर्विस को विजिट करते हो, मान लो जब आप क्लिक करते हो, आप ग्लैंस को क्लिक करते हो, तो जिस मोमेंट पर आप उसे क्लिक करते हो ना, तो आपने अपने यूजर से लॉगिन कर रखा है, तो आपको एक टोकन मिला हुआ है। तो जब आप उस सर्विस को विजिट करते हो, तो वो टोकन वहां पे एक्सचेंज होता है, और उस टोकन के बेसिस पे वो उसे वैलिडेट करता है। तो आप अगर कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हो तो ऐसे समझो, जैसे आप अपना VPN लॉगिन करते हो ऑफिस का, तो आपका क्या करते हो, आप अपना सिंपल मोबाइल में पहले तो आप मेन पासवर्ड डालते हो, देन उसके बाद आप अपना OTP डालते हो, जो भी आपके फोन से RSA टोकन जनरेट होता है। तो जो टोकन आप अपने लैपटॉप में डालते हो VPN कनेक्शन में, वो एक्सेप्ट हो जाता है, जबकि VPN सर्वर कहीं और है और टोकन आप यहाँ से डाल रहे हो। इसका मतलब है कि जो एल्गोरिथम होती है, जो एल्गोरिथम आपके पास है, जो आपके टोकन में है, वही सेम एल्गोरिथम वहां सर्वर के एंड पे भी है। मतलब कि जो ग्लैंस सर्विस है, देखो ग्लैंस खुद ऑथराइज नहीं करता है, ग्लैंस क्या करता है, कीस्टोन की हेल्प लेता है। तो ग्लैंस के पास जो रिक्वेस्ट आती है, वो पहले क्या करता है, वो कीस्टोन से उस टोकन को चेक करवाता है। बट वो क्योंकि इंटरनल फ्लो है, तो इसलिए वो आपको नहीं पता लगता है। आप GUI में क्लिक करते हो, आपको सिर्फ सर्विस दिख जाती है, मतलब आप क्लिक करोगे, आपके सामने विंडो खुल जाएगी, नोवा की कंप्यूटर विंडो, ठीक। राइट। तो इस तरीके से काम करता है ये। थैंक यू। कृष्णा, जहाँ मेरी हाइब्रिड रहता है, जैसे पब्लिक प्राइवेट दोनों है, तो अगर ओपन स्टैक है, AWS, दोनों एक ही यूज कर रहा है कस्टमर, तो AWS अगर कभी इंट्रैक्शन होगी तो वो भी फर्स्ट टाइम लैंड यहीं पे करेगा, कीस्टोन पे? यार देखो, जो मॉडल, जो क्रॉस मॉडल जो इस तरीके से आता है ना, जिसमें मल्टीपल पब्लिक या मल्टीपल प्राइवेट, अलग तरीके से मल्टीपल ओपन, मतलब क्लाउड को यूज किया जाता है, कस्टमर बोलता है मैं मल्टीपल वेंडर्स के क्लाउड यूज करता हूँ, तो वहां पे ना फिर आपका फिर एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन भी रोल में आता है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन मतलब कि आपको एक एक्सटर्नल भी रखना पड़ेगा, जैसे कि आजकल अगर हम देखें तो विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक देता है आपको, क्या कहते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी भी इसी तरीके का काम करता है। वो क्या करता है कि आपको ऑथराइज करता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हो। तो वो एक थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसे ही अमेजोन भी आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट देता है। तो अमेजोन क्या करता है कि अगर आप अमेजोन से सिर्फ IAM सर्विस ले रहे हो, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, तो वो क्या करेगा कि वो आपको यूजर आएगा, ऑथराइज करेगा, ऑथराइज करके वो क्या करते हैं, वो आपको फिर एक्सेस दे देते हैं। और फिर आप वहां पे मान लो एक VM उन्होंने बना रखी है कस्टमर ने, और उस VM में आप लॉगिन करोगे, और विंडो VM है मान लो, फॉर एग्जांपल रिमोट डेस्कटॉप जिसे हम कहते हैं, तो वहां आप लॉगिन करोगे, और उसके बाद फिर आप कस्टमर के एनवायरनमेंट को एक्सेस करते हो। इन दैट केस जो अमेजोन का जो IAM है, वो कस्टमर के रिसोर्सेज के एनवायरनमेंट के अंदर जाके रिसोर्सेज ऑथराइज नहीं करता है। तो ऐसे ही कीस्टोन के अंदर आके, मतलब ओपन स्टैक में अगर हम बोलते हैं कि मान लो हमारे पास दो वेंडर के क्लाउड के प्लेटफॉर्म है, एक ओपन स्टैक है और एक कोई और है, मान लो AWS है, तो जो ऑथराइजेशन होगा वो पहले थर्ड पार्टी एक्सटर्नली करेगा, और वो फिर आपको जो है डैशबोर्ड पे लेकर आएगा। बट आपका कीस्टोन किसी और थर्ड पार्टी को इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा एट द मोमेंट, मतलब आज की डेट में। अच्छा, ठीक है, तो ये ये सिर्फ क्रॉस, इंटरनल है, मतलब हाँ, ये स्टैक की सिर्फ सर्विसेज इंटरनल के के लिए? लिए होता है, हाँ। ये सिर्फ ओपन स्टैक की रिसोर्सेज के ऑथराइजेशन के लिए काम करता है। अभी तक आज की डेट में, मतलब इसकी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन अभी तक ऐसा कुछ विजिबिलिटी नहीं है। और फ्यूचर ओके। में पता नहीं, शायद ना भी हो, क्योंकि AWS एक इंटरनल मतलब आर्किटेक्चर है ना AWS का। आपको नहीं पता वहाँ रिसोर्सेज का ऑथराइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो वहां पे पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये लोग क्या करते हैं, मतलब मैं ऑफ द ट्रैक ऐसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर देना ही है तो, कि जैसे मैंने IAM का एग्जांपल दिया ना AWS से, तो AWS वाले ऐसा करते हैं। तो मान लो आप क्या करोगे कि मान लो कि आप पास दो डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, और आप कहते हो कि यार मेरे को ना दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना है। पर उस केस में क्या होगा कि आप ऑथराइजेशन बाहर से कराओगे, मतलब ये कि आप एक VM बना दोगे, उस VM से आप ओपन स्टैक की डैशबोर्ड खोल सकते हो, पर उस VM को एक्सेस जो है आप वो Amazon के IAM से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप दोनों एनवायरनमेंट को एक्सेस कर पाओगे। मतलब ये कि इससे आगे, इस ओपन स्टैक के आगे एक और आप एनवायरनमेंट क्रिएट, एक और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म लगा दो, चाहे वो आप IAM से ले लो, क्योंकि वो पब्लिकली सेल करता है। बट जो कीस्टोन है वो पब्लिकली सेल नहीं होता है इस तरीके से कि वो किसी और के रिसोर्सेज को ऑथराइज करे। पर हाँ, आप एक VM क्रिएट कर दोगे, तो उस VM से आप फिर एनवायरनमेंट एक्सेस करा लो, कोई भी एक्सेस कराना, जिसे हम रिमोट डेस्कटॉप बोलते हैं दूसरी भाषा में।
ठीक है। ओके। अच्छा, तो मैं डिपेंडेंसी की बात करूं कि अगर कीस्टोन सर्विस को चलने के लिए क्या क्या डिपेंडेंट सर्विसेज चाहिए, तो कीस्टोन को चलने के लिए कोई भी सर्विस नहीं चाहिए। कीस्टोन इंडिपेंडेंट होता है, कीस्टोन को चलने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन बाकी सारी सर्विसेज को चलने के लिए कीस्टोन चाहिए होता है। हालांकि कीस्टोन ऑप्शनल होता है, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है कि आप कीस्टोन के साथ ही चलाओ, बट अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इन दैट केस क्या होता है, आप एक बहुत बड़ा रिस्क पोजेस करते हो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कि कोई भी यूजर किसी भी तरीके की एक्टिविटी कभी भी कर सकता है, आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा उसके ऊपर, और कोई भी किसी की वीएम को डिलीट कर सकता है, वीएम के अंदर लॉगिन करके डेटा देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए ये एक अपने आप में एक मैंडेटरी बन जाता है। टेक्निकली कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसको नहीं करोगे तो फिजिबल नहीं है, बट ये एक काइंड ऑफ ऑथराइजेशन के लिए मैंडेटरी पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई डिपेंडेंट सर्विसेज नहीं होती हैं। तो इस पे मैं ज्यादा नहीं जा रहा डीप में, मैं आपको सिर्फ इतना ही हाई लेवल पे बता रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट सर्विस पे चलता हूँ। तो नेक्स्ट सर्विस, एक सेकेंड, ये हाँ नेक्स्ट सर्विस है मेरी ग्लैंस। ग्लैंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्विस है। देखो, ग्लैंस ऐसी सर्विस है जिससे आपका एनकाउंटर होता ही होता है। तो मैं आपको जितनी सर्विसेज बता रहा हूँ ना, इनका आपका डेली बेसिस पे आप अगर काम करते हो ओपन स्टैक के अंदर, तो आपका इंटरेक्शन होता ही होता है, चाहे आप अनजाने में या जाने में आप इंटरेक्ट करते हो। आज हम इसको समझ लेते हैं कि हम क्या एक्चुअली में ये होते क्या है। अब ग्लैंस क्या होता है? ग्लैंस जो है वो एक इमेज सर्विस है, और ये कब आया था? ये आया था आपका ओपन स्टैक की बैक्सर रिलीज में। तो जो ABCD, अगर मैं देखो, मैं बार बार ABCD क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जब आप कहीं भी जाओगे ना, किसी से बात करोगे जो ओपन स्टैक में काम करता है, तो वो सबसे पहले ना आपसे यही सवाल पूछेगा, ओपन स्टैक का कौन सा रिलीज। और मेजोरिटी ऑफ लोग पता है क्या बोलते हैं? ओपन स्टैक 16, ओपन स्टैक 17, ओपन स्टैक A, ओपन स्टैक C। ऐसे नहीं होता है। देखो, ये ओपन स्टैक के रिलीजेस नहीं है। ओपन स्टैक के रिलीज क्या होते हैं? अल्फाबेटिकली ABCD करके, आपके ऑस्टिन से लेके बैक्सर हो गया, ठीक है, बैक्सर के बाद आपके C कैक्टस था, D करके, तो इस तरीके से ABCDE। और ये जो जितने भी आपके ABCDEFGHI, याद है आपको, मैंने कल भी बताया था, IJ जूनो तक। ये देखो आप, मैं वापस वो PPT इसीलिए बार बार दिखाता हूँ। ये बार बार ये PPT दिखाने का ना रीजन एक ही है कि आपको कम से कम, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। जूनो से पहले जितने भी ओपन स्टैक के रिलीज थे वो कमर्शियली फिट नहीं थे, ठीक है, काइंड ऑफ इमेच्योर कह लो, या स्टिल डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट चल रहा था, नई नई चीजें ऐड हो रही थी, इंडस्ट्री के हिसाब से वो अभी सेट हो रहा था एक्सपेक्टेशंस में। तो जूनो तक के ABCDEFGHIJ, तो इतने तक के जितने भी रिलीज थे ना, उनको तो आप मतलब ज्यादा पढ़ोगे भी नहीं और आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी। जो इन पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन जो ज्यादातर आती है, वो आती है जब वो कमर्शियली एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे कि जूनो के बाद जूनो आया, पाइक आया, क्वींस, रॉकी, स्टेन, ट्रेन, उसूरी, विक्टोरिया, वालेबे। वालेबे अभी जस्ट अप्रैल में लॉन्च हुआ है। जेना आपका भी आ रहा है, अक्टूबर में आएगा। तो इस तरीके से रिलीजेस आते हैं। तो इसीलिए आप ना हमेशा याद रखना कि ओपन स्टैक के रिलीजेस ABCD अल्फाबेटिकली होते हैं। नंबरिंग अभी तक नहीं है ओपन स्टैक के अंदर। तो कोई अगर आपको 16, 17 बोलता है ना, तो आप पहले उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना कि भाई ये जो तुम आप बता रहे हो ये एक्चुअली ओपन स्टैक नहीं है, ये आप वेंडर के ओपन स्टैक का रिलीज बता रहा हूँ। ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, जब हम प्रैक्टिकल से पहले हम थोड़ा कुछ बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, कीस्टोन के बाद ग्लैंस आया, ठीक है। ग्लैंस जो है वो बैक्सर में आया था, आपका बी रिलीज में आया था। अब इसको क्या चाहिए होता है? ग्लैंस को चाहिए होता है कीस्टोन। इसके अलावा इसको कोई भी सर्विस चलने के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। अब कॉल फ्लो की बात करोगे तो एक VM लॉन्च करोगे तो ग्लैंस पे जाओगे आप, ठीक है। तो वो कैसे जाओगे आप? या तो डैशबोर्ड से जाओगे, GUI, अगर आप मान लो GUI फ्रेंडली आप वे में जाना चाहते हो तो आप GUI में जाओगे, या फिर आप कमांड लाइन पे जाओगे, बोलोगे नहीं यार मैं तो मतलब हार्डकोर प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हूँ, तो मैं CLI चलाऊंगा, तो आप CLI चला सकते हो। दोनों ही तरीके से आप ग्लैंस को एक्सेस कर सकते हो। अब इसमें जो सबसे जरूरी क्या होता है, वो होता है कीस्टोन। कीस्टोन क्यों? राइट रिसोर्सेस राइट पर्सन को देना। अगर आप राइट पर्सन को राइट रिसोर्सेस नहीं दोगे तो क्या होगा? वो कुछ भी कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसको क्या एक्सेस दे रहे हो। तो ग्लैंस का में क्या होता है? इमेज सर्विस होती है। अब इमेज सर्विस देखो होती क्या है। इमेज सर्विस जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपकी जो भी VMs चलती हैं, ठीक है, VM आप जो क्रिएट करते हो, तो वो VM कहीं ना कहीं से आप एक कॉपी लेते हो। नॉर्मल जब हम सर्वर इंस्टॉल करते थे तो हम क्या करते थे? हम एक DVD लेते थे। DVD लेके हम क्या करते थे? OS इंस्टॉल करते थे। OS इंस्टॉल करके हम अपना सारा काम करते थे, फिर हमारा एक मशीन रनिंग होता था, उसमें एप्लीकेशन डाल के वो चलता रहता था। अब अगर किसी दिन वो क्रैश हो जाता तो हम क्या करते थे? हम बैकअप लेते रहते थे, राइट। हम डेली बैकअप लेते थे और फिर हम उस बैकअप से रिस्टोर करते थे। वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्या होता है? वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो VM होती हैं, जो डेवलपर्स आपके जो
प्रोडक्ट डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट R&D जो होती है, प्रोडक्ट R&D आपको एक VM की इमेज देती है। इमेज में बेसिकली क्या होता है, वो एक हार्ड डिस्क होती है, वर्चुअल हार्ड डिस्क। वर्चुअल हार्ड डिस्क का मतलब क्या है कि उस डिस्क को जैसे ही आप अपनी VM के साथ अटैच करते हो, आपकी VM इंस्टॉल नहीं होती है, सीधा बूट होती है। तो डिफरेंस आप समझो इंस्टॉल एंड बूट में। इंस्टॉल क्या होता है, वो पुराना मेथड, जब आप कभी लैपटॉप पे विंडो इंस्टॉल करते थे अपने कॉलेज के टाइम में, तो आप क्या करते थे, सीडी लगाया, फिर बैठे, वो क्वेश्चन पूछेगा, सारी चीजें भरी, फिर आप बैठ गए, 30-40 मिनट इधर घूम फिर के आए। या पहले क्या होता था, देखते रहते थे 1%, 2%, 3%, वो चलता रहता था 2 से 3 घंटे, डिपेंडिंग कैसी मशीन है, वो ज्यादा भी टाइम लग सकता था। तो ये एक टाइडी प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट में इस चीज की कोई जरूरत नहीं होती है। आपकी जो डिस्क होती है, जब आप पहली बार ओएस इंस्टॉल करते हो वर्चुअली, जब आप अपना ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में भी आप ये चीज प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने वर्चुअल बॉक्स में एक VM क्रिएट करो, VM को आप पहली बार ISO इमेज से इंस्टॉल करो। तो जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे, तो वो पूरा 15-20 मिनट, 50, जो भी टाइम लेगा, जितना भी उसका लगता है, उसके बाद क्या होता है कि वो आपका रन करता है। अब मान लो कि आपने उस VM को किसी अपने फ्रेंड को शेयर करना है, तो आप क्या करते हो, आप उसको सीधा एक्सपोर्ट करते हो। एक्सपोर्ट करोगे VMD के जैसे भी, जिस भी डिस्क फॉर्मेट में आप करना चाहते हो, तो वो आपका फ्रेंड क्या करेगा, वो .vmd के फाइल होगी, 1 GB, 2 GB, 5 GB, जितने भी GB का आपका VM था साइज, VM साइज था, उसके हिसाब से वो आप ले जाएगा अपने अपने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में। अपने वर्चुअल बॉक्स में वो क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। तो वो जैसे इंपोर्ट करता है, तो वहां पे क्या होता है, वो सर्वर सीधा रिबूट बूट होता है, इंस्टॉल नहीं होता, बूट हो जाता है, सीधा लॉगिन पेज आ जाता है उसका। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज हो रहा है, क्योंकि ये बेस है। जो आप क्लाउड पढ़ रहे हो, क्लाउड कहीं से अचानक ओवर द नाइट तो उठ के आया नहीं है। जो पहले जो धीरे धीरे वर्चुअलाइजेशन जब ये स्टार्ट हुआ, तो इस वर्चुअलाइजेशन को ये नेक्स्ट लेवल पे लेके गया है। क्योंकि जो वर्चुअलाइजेशन होते हैं ना, वो लोकल वर्चुअलाइजेशन होते हैं, वो आइसोलेटेड होते हैं, उनको आप ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकते। जैसा कि कंटेनर में प्रॉब्लम आती है, क्या, कंटेनर बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अगर कंटेनर गया, होस्ट गया, तो कंटेनर गया, तो अब उस कंटेनर को कौन माइग्रेट करेगा कि वो कंटेनर कहीं और चले। इसलिए हमारा क्यूबरनेटिस आया। क्यूबरनेटिस से भी पहले ये आपका ओपन स्टैक की टेक्नोलॉजी बन रही थी। क्यों? क्योंकि वर्चुअल मशीन्स, भाई कंटेनर्स तो नेक्स्ट लेवल है आपका वर्चुअलाइजेशन का। ये आपका फर्स्ट लेवल है वर्चुअलाइजेशन का, किसका, जिसको हम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। और जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हम उसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अच्छा, तो वापस इसमें आता हूँ। तो इमेज आप समझ गए कि एक जो VM होती है, उसका एक रनिंग डिस्क का एक कॉपी होता है, जिसको आप कभी भी आराम से कहीं भी ले जा सकते हो, और आराम से विद इन अ सेकेंड आपकी एक VM तैयार हो जाती है। मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो आप। तो सोचो कि जो आप VM पहले जो 20-50 मिनट जो भी टाइम स्पेंड करके एक सर्वर बनाते थे, आज की डेट में इट इज पॉसिबल कि आप उसको विद इन अ सेकेंड एक सर्वर खड़ा हो जाता है। अब इसमें कुछ टेक्निकल बातें आती हैं, जो मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, मैं नेक्स्ट बताऊंगा, बट आप इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है, मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊं तो। वहां पे क्लाउड इनिट सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लाउड इनिट सर्विस के बारे में मैं आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आज हमारे एजेंडा में नहीं है, ठीक है। आप मुझे याद दिलाना, मैं आपको क्लाउड इनिट के बारे में भी बताऊंगा। तो वापस मैं ग्लैंस पे आता हूँ। ग्लैंस करता क्या है, ग्लैंस जो है आपकी ग्लैंस इमेज सर्विस क्या करता है, डिस्कवरिंग, रजिस्टरिंग एंड रिट्रीविंग वर्चुअल मशीन इमेज। मतलब ये लेमन टर्म्स में अगर बोलूं तो, एक वर्चुअल मशीन की जो इमेज होती है, वो आप अपने ग्लैंस में सेव करते हो। रेपोजिटरी होता है बेसिकली। रेपोजिटरी का फायदा क्या होता है कि कभी भी आपको VM क्रिएट करनी होगी, तो आप वहां से VM लॉन्च कर सकते हो। तो सबसे जो बेस स्टेप होता है कहीं भी ओपन स्टैक में, वो होता है आपका वर्चुअल मशीन की इमेज को अपलोड करना ग्लैंस के अंदर। तो क्रिएटिंग ग्लैंस इमेज सबसे पहला स्टेप होता है आपका ओपन स्टैक के अंदर। Amazon AWS में जाओगे, एज्योर में जाओगे, वहां पे आपको बनी बनाई इमेजेस मिलती हैं, बट रिमेंबर वो स्टैंडर्ड इमेज होती हैं। अब आपकी अगर प्रोडक्ट इमेज है, जो आप प्रोडक्ट डिप्लॉय करने जा रहे हो, तब आप तो वहां पे OS के ऊपर सारी चीजें नहीं करते हो। तो वहां क्या होता है, आप कस्टम इमेज डालते हो। कस्टम इमेज में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट R&D आपको एक इमेज देगा, उसका कुछ फॉर्मेट होगा, VMDK होगा, QCOW2 होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो इमेज को आप अपलोड करते हो, यहाँ पे आप ग्लैंस में करते हो, Amazon के अंदर आप जो है उनके स्टोर पे करोगे, जो उनकी इमेज रेपोजिटरी होगी। फिर क्या करते हो, आप अपनी VM को लॉन्च कर सकते हो। तो ग्लैंस के पास एक रेस्टफुल API होती है दैट अलाउ क्वेरिंग ऑफ अ VM इमेज मेटाडेटा एज वेल एज रिट्रीवल ऑफ द एक्चुअल इमेज। अब ये देखो, मेटाडेटा बार बार आता है। मेटाडेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है समझने के लिए। मेटाडेटा मैंने कल भी बताया था, मेटाडेटा एक्चुअल डेटा नहीं होता है। उस
डेटा की इंफॉर्मेशन होती है, जो कि आप काइंड ऑफ जैसे मेमो होता है ना, मेमो कह लो या जो भी, मतलब एक लेमन के टर्म्स में कह रहा हूँ, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे रहा, कि मान लो आपको कोई चीज को समझना है कि यार अंदर क्या क्या है, तो आप क्या करते हो, चेकलिस्ट ही ले लेते हो। चेकलिस्ट में लिखा होता है अच्छा ये भी है ये भी है, तो ये डेटा आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इस डेटा में क्या क्या चीजें होंगी। तो इससे हेल्प क्या मिलती है कि उस इमेज को, उस डेटा को रिट्रीव करना आसान होता है। और ये आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम ऑब्जेक्ट स्टोरेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इमेज होती है, एक्चुअल इमेज प्लस उसका मेटा डेटा, आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कभी भी रेस्टफुल एपीआई के थ्रू। रेस्टफुल एपीआई मेथड होता है जिससे कि आप ग्लैंस सर्विस को कॉल करते हो। VM images made available through Glance can be stored in a variety of location। अब देखो variety of location, अब ये बात आ रही है कि Glance जो है images को जब वो सेव करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि Glance में आप इमेज तो डाल रहे हो, ठीक है, रनिंग इमेज आप डाल रहे हो अपने VM की रनिंग इमेज, बट वो सेव कहाँ करता है, वो सेव करता है फ्रॉम सिंपल फाइल सिस्टम। एक सिंपल फाइल सिस्टम मतलब आपके कंप्यूटर नोड से, या आपने सिंगल नोड का अगर मान लो बना रखा है ओपन स्टैक, तो उसमें भी चल सकता है, टू ऑब्जेक्ट स्टोरेज लाइक स्विफ्ट प्रोजेक्ट। तो जो ओपन स्टैक में जो स्विफ्ट होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, स्विफ्ट क्या करता था, ऑब्जेक्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ग्लैंस जो है वो स्विफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकता है। स्विफ्ट का इस्तेमाल करके ग्लैंस को आप स्विफ्ट स्टोरेज के बैकएंड दे सकते हो। बैकएंड देने का मतलब क्या है कि आप जो ग्लैंस का जो डेटा सेव होगा वो स्विफ्ट स्टोरेज में जाएगा, स्विफ्ट के थ्रू। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे इस वर्ड का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर नहीं समझे तो अभी बता दो, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। ये लाइन समझे जो मैंने अभी बताया? हाँ, मतलब यही है ना कि ग्लांस में जब पहले इमेज अपलोड करेंगे अपने प्रोडक्ट की, तो वो या तो अपने फाइल सिस्टम में सेव करेगा या फिर हाँ, इंटरनली वो स्विफ्ट में ऑब्जेक्ट स्टोरेज में वहां पे डाल देगा बेसिकली। जो ग्लैंस तो एक सर्विस है बेसिकली, ठीक है, ग्लैंस सर्विस है, उसका हाँ काम क्या है, इमेज को सेव करना, बट वो इमेज को कहाँ सेव करेगा। अब जब बात डेटा सेव की आती है ना, तो तीन तरीके की सर्विस तो हमेशा याद रखना, कौन कौन सी, ब्लॉक, ऑब्जेक्ट और फाइल, फाइल शेयर, ठीक है। अब फाइल तो यहाँ पे है नहीं, ब्लॉक भी मैं नहीं ले रहा, ब्लॉक आप ले सकते हो, ये जो सिंपल फाइल सिस्टम लिखा है ना, या ब्लॉक भी ले सकते हो। आप ऑब्जेक्ट स्टोरेज लेते हो, ऑब्जेक्ट स्टोरेज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है ओपन स्टैक के अंदर, कि आप स्विफ्ट का इस्तेमाल करके अपनी ग्लैंस की इमेजेस को वहां सेव कर सकते हो। तो ग्लैंस के अंदर जो इमेजेस सेव होती हैं वो बेसिकली स्विफ्ट को कॉल करती हैं, स्विफ्ट स्टोरेज को, ठीक है। अब देखो ये मैंने बता दिया कि कीस्टोन स्विफ्ट सबसे जरूरी स्विफ्ट है। तो उसका इंटरफेस होगा ना, और पीछे तो उसके वो सेफ की मदद से वो एक्सटर्नल सेफ तो, स्टोरेज होगी, राइट? जो एक्सटर्नल नोड होती है ना, जो स्टोरेज नोड होती है, उसके अंदर सेफ का सर्विस चलता है, ठीक है। सेफ सर्विस हाँ जो होता है वो स्टोरेज मतलब सॉफ्टवेयर कह लो, वो आपको तीनों सर्विस देता है। कौन सी देता है, ब्लॉक, ऑब्जेक्ट और आपका क्या कहते हैं, फाइल। अब ओपन फाइल। स्टैक में इन तीनों के लिए तीन सर्विस बनाई गई है, ठीक है, स्विफ्ट बनाया गया है, सिंडर बनाया है और महिला बनाया। अब ग्लैंस क्या है, ग्लैंस एक कस्टमर है, ग्लैंस बेसिकली एक कस्टमर है। ग्लैंस कहता है मेरे पास इमेजेस है, मुझे सेव करना है, ठीक है। तो ग्लैंस जो है वो कहाँ जा सकता है, ग्लैंस जा सकता है सिंडर के पास, ग्लैंस कहाँ जा हाँ सकता है, स्विफ्ट के पास जा सकता है। तो ग्लैंस जो है वो स्विफ्ट को प्रेफर करता है, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट स्टोरेज पैटर्न है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज पैटर्न में फायदा ये होता है कि बड़ा स्टोरेज मिलता है, ठीक है, बड़ा स्टोरेज मिलता है, और फाइल को वो ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग सेव करता है। देखो उस केस में जो स्टोरेज मेटा डेटा भी होगा ना, तो हाँ, वो स्विफ्ट हाँ, स्विफ्ट में वो हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, राइट? तो मेटा ग्लैंस डेटा तो जो है, वो हाँ, स्विफ्ट के कभी भी लिए। आपको मान लो क्वेरी करनी है, आपको इमेज की अगर देखनी है कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आप सीधा वहां से मेटा डेटा कॉल कर सकते हो। मेटा डेटा में वो क्या करता है, मेटा डेटा में बेसिकली वो आपको बता देगा ये इमेज है, ये इसका साइज है, ये इमेज के पैरामीटर्स है, मतलब ये कि वो आपके इमेज के पैरामीटर्स भी बता देगा, रेदर देन वो एक्चुअली डेटा लेकर आए। वो डेटा लेकर नहीं आता है, वो सिर्फ डेटा की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डेटा वो कब लेके आता है, जब आप VM लॉन्च करते हो। तो आपको अननेसेसरी तो डेटा कॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई मेरी इमेज जो मैंने बना रखी है, मान लो क्वेरी करनी है, गेट मारना है, मुझे बस देखना है कि मेरी इमेज में क्या क्या पैरामीटर है, या हो सकता है कि मुझे इमेज का कोई पैरामीटर मॉडिफाई करना हो। बट हर बार मुझे डेटा तो कॉल नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए डेटा, डाउनलोड थोड़ी करना है। डेटा मुझे तभी चाहिए होगा जब मैं अपनी VM लॉन्च करूंगा। तो इसलिए मेटा डेटा इस केस में हेल्पफुल होता है, और मेटा डेटा के लिए स्विफ्ट प्रोजेक्ट ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये है हमारी ग्लैंस की स्टोरी। अब हम आते हैं होराइजन की। होराइजन क्या है, होराइजन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या करता है कि देखो यूजर्स को एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे विंडोज में क्या होता है, विंडो में प्योरली ग्राफिकल होता है। तो ग्राफिकली क्या होता है कि कोई भी बंदा अगर मान लो वो कंफर्टेबल नहीं है कमांड चलाने के लिए, या वो याद नहीं रखना चाहता इतनी सारी कमांड्स,
तो वो GUI में जाता है और वहां पे वो देख के विजुअलाइज करके अपने एक्टिविटी को कर सकता है। मान लो कि मुझे एक VM लॉन्च करनी है, ठीक है, दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि मैं CLI पे जाऊं, कमांड चलाऊं, सीक्वेंशियली सारी कमांड जो भी होते हैं करके उसके बाद फिर मैं क्या करूं, अपनी VM लॉन्च कर दूं। दूसरा होता है कि यार नो, मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं GUI में जाके करूं, तो इसलिए हमारे पास GUI होती है। GUI बेसिकली इंसानों के लिए होती है, CLI किसके लिए होता है, वो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए होता है। जब मशीन कॉल करती है तो वो GUI थोड़ी कॉल करेगी कि यहाँ क्लिक करना है, वहां क्लिक करना है, वो तो सिंपली क्या करते हैं, APIs कॉल करते हैं। तो हमारे लिए होराइजन GUI होती है। अब होराइजन GUI जो सबसे पहले कब आया था, वो SX में आया था, मतलब कि E में आया था। तो अल्फाबेटिकली जब E रिलीज आया था ओपन स्टैक का SX, तब होराइजन की GUI का कॉन्सेप्ट आया था। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, वो वेब बेस्ड इंटरफेस है बेसिकली, जो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। और इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए कीस्टोन। आपको कीस्टोन चाहिए होराइजन चलाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले ऑथराइजेशन होगा, ऑथराइजेशन होगा तो कीस्टोन चाहिए। इसको और कोई मतलब नहीं है कि आप उस पर कंप्यूट लॉन्च करोगे या ना करो, भैया आपने तो होराइजन कनेक्ट करना है, होराइजन को कीस्टोन चाहिए। तो ये इनकी डिपेंडेंट सर्विसेज हैं, ठीक है। होराइजन के ऊपर ज्यादा है नहीं डिटेल में बताने के लिए। स्विफ्ट प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो स्विफ्ट प्रोजेक्ट, देखो मैंने आपको स्टोरेज तो इतनी बार मतलब रटा दिया, बेसिकली बोला जाए तो मैंने रट्टा लगवा दिया है। रट्टा मत लगाना, वैसे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझो। कॉन्सेप्चुअली आप समझ गए तो आपको कभी जिंदगी में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक्चुअली में क्या है, और कॉन्सेप्ट ही बिल्ड करने के लिए यहाँ मैं बैठा हूँ, ठीक है। स्विफ्ट ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। स्विफ्ट क्या करता है, हाईली अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंचुअली कंसिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड ब्लॉक स्टोरेज, वो गलत लिख दिया, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। हाईली अवेलेबल कैसे होता है, हाईली अवेलेबिलिटी जो है ना, वो तो आपकी बैकएंड में जाती है। एक्चुअली जो फिजिकली जो स्टोरेज लगे हुए हैं, वो कैसे रेड बने हुए हैं, कैसे उनका रिडंडेंसी है, वो होता है। फिर उसके बाद वो कैसे उसको LVM बना के डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो सब कुछ स्विफ्ट खुद करता है। स्विफ्ट कैसे करता है, वो सेफ की हेल्प से करता है। तो आप जब ओपन स्टैक पढ़ोगे तो आप स्विफ्ट देखोगे, आपको बैकएंड में सेफ दिखता है, पर आप यूजर एज ए यूजर नहीं, कभी भी आपको कहीं जनरली सेफ मिलेगा ही नहीं पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि ओपन स्टैक उसको यूज कर रहा है। तो स्विफ्ट एक क्लाइंट है और सेफ एक उसका प्रोवाइडर है। तो प्रोवाइडर कहाँ है, आपका एक्चुअल स्टोरेज नोड के ऊपर। तो स्टोरेज नोड क्या है, आपकी फिजिकल सर्वर हो गया एक, आपने उसके साथ सारे जितने भी 50, 100, 200 हार्ड डिस्क कनेक्ट कर दिए हैं, कई पेटाबाइट्स में आपने उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी बना दी। इवेंचुअली बिकॉज आप एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहे हो, तब आप 100 GB या 50 GB या 200 GB या 200 TB का थोड़ी बनाओगे। बनाओगे तो वो बड़ा साइज होगा, बिकॉज कितने सारे VMs उसके ऊपर लॉन्च होंगे, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं फ्यूचर में। तो वो जो है वो क्या कर रहा है, फिजिकली एक सर्वर है, फिजिकल सर्वर ने स्टोरेज को कन्वर्ट किया वर्चुअल में विद द हेल्प ऑफ सेफ स्टोरेज। फिर स्विफ्ट आया, स्विफ्ट ने बोला कि मैं आपकी ऑब्जेक्ट सर्विस लूंगा। सिंडर आया, सिंडर ने बोला मैं आपकी ब्लॉक सर्विस लूंगा। मनीला आया, मनीला ने बोला मैं आपकी फाइल सर्विस लूंगा। तो ये तीनों क्लाइंट हैं जो सर्विस ले रहे हैं सेफ के थ्रू, ठीक है, सेफ उनको सर्विस दे रहा है। तो ये स्विफ्ट जो है वो बैकएंड में इतना हाईली अवेलेबल होता है कि जो एंड यूजर होता है, एंड यूजर कौन है, वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन में जो स्टोरेज कनेक्ट होती है वो कभी भी डाउन नहीं होती है। यही रीजन है कि ओपन स्टैक के अंदर या किसी भी, नॉट ओनली ओपन स्टैक, किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जब आपको स्टोरेज मिलता है तो वो हमेशा हाईली अवेलेबल होता है। बट ओपन स्टैक के केस में ना, VMs के केस में ये वर्ड, मतलब ये स्टेटमेंट फुली एप्लीकेबल नहीं है। कल मैंने कंडीशन के साथ भी समझाया था कि कैसे है और कैसे नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ऑटो इवैक्यूएशन भी होता है, बट उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टोरेज देता है। ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज स्विफ्ट। ऑर्गेनाइजेशन स्विफ्ट को क्यों इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि वो उनको सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर स्टोरेज टेक्नोलॉजी। अदर स्टोरेज मतलब आप ब्लॉक स्टोरेज लेते हो, ब्लॉक स्टोरेज बहुत महंगा होता है। हार्ड डिस्क को लेके आप उसको अगर जब आप बनाते हो ना स्टोरेज, तो वो बहुत महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको हार्ड डिस्क पूरी की पूरी खरीदनी पड़ती है। इसके अंदर जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी है वो अलग होती है, ठीक है। तो ये सस्ता पड़ता है। तो आपने बड़ा डेटा बनाना, आर्काइव बनाना है, बहुत बड़ा आर्काइव बनाना है। मान लो कि एक मीडिया कंपनी है, ठीक है, न्यूज चैनल है। तो न्यूज चैनल को मान लो कि 6 मंथ तक का जो जितना भी कंटेंट है वो ऑन डिमांड हमेशा चाहिए। लेकिन बिफोर 6 मंथ और 1 ईयर पुराने जो आर्काइविंग्स होते हैं, 5 साल 10 साल पुराने भी, उनको जरूरत पड़ती है रिट्रीव करने की। बट वो डेली बेसिस पे तो रिट्रीव नहीं करते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो हमेशा ऑब्जेक्ट स्टोरेज की तरफ जाते हैं। तो जितनी भी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिनको बहुत पुराने डेटा रखने होते हैं, जैसे CDR रखने होते हैं या बड़े कोई भी पुरानी चीजें, तो वो जनरली क्या करते हैं, वो स्विफ्ट पे जाते हैं, स्विफ्ट सर्विस पे, ठीक है। इट इज बिल्ट फॉर स्केल एंड ऑप्टिमाइज फॉर ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, कॉन्करेंसी, एंटायर डेटा सेट। ये तो सारा मतलब लिखा हुआ है सर,
इसको पढ़ो ना पढ़ो बराबर है। देखो आपने समझना ये है कि स्विफ्ट देता क्या है आपको। स्विफ्ट जो है वो मेटा डेटा के टर्म्स में डेटा स्टोर करता है। तो आपको अगर, और देखो स्विफ्ट इज आइडियल फॉर, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इज आइडियल फॉर स्टोरिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दैट कैन ग्रो विदाउट बाउंड। मतलब ये कि आपका डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा ला रहे हो, कौन सा डेटा किस तरीके का इंफॉर्मेशन है, कोई भी टाइप का डेटा, वो आप सीधा लाके क्या कर सकते हैं, स्विफ्ट को दे सकते हो। स्विफ्ट उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करता है। तो उसको ऐसा नहीं है कंडीशन कि नहीं नहीं ऐसा ही डेटा होगा तो मैं सेव करूंगा वरना मैं नहीं सेव करूंगा। इट कैन कंज्यूम एनी टाइप ऑफ डेटा। तो जैसे कि हमारा आजकल डेटाबेस में हो रहा है, आजकल आपने अगर पढ़ा होगा तो डेटाबेस टेक्नोलॉजी में जो है आजकल दो, मतलब एक नई तरीके के चेंजेस आ रहे हैं आजकल। वो क्या आ रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड। तो पहले जो डेटाबेस होते थे ओरेकल के, ये सारे जितने भी पोस्टग्रेस, ये सारे हमारे डीबी, ये सारे एसक्यूएल पे चलते थे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी। मतलब ये कि डेटाबेस के अंदर जो टेबल है सब कुछ फिक्स है, हेडर वेडर सब फिक्स है, सिर्फ डेटा डेटा आता है उसी हिसाब से। डेटा का टाइप भी फिक्स है, डेटा की सब कुछ फिक्स है, सारी चीजें। अब जहां अगर डेटा ऊपर नीचे हुआ तो वो रिजेक्ट होना शुरू हो जाता है, डेटाबेस में वो फेल होने लगता है। डेटाबेस बोलता है नहीं मैं नहीं समझ सकता। सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है जिसको स्ट्रक्चर्ड वे में काम करता है। बट आज की डेट में जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस भी आजकल बहुत चलने लगे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे होंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के। नो एसक्यूएल जिसे बोलते हैं। नो एसक्यूएल का मतलब ये कि जो डेटा आ रहा है वो टेबल में हो सकता है कि उसके कुछ हेडर्स ज्यादा भी हो सकता है कि उसके हेडर्स कम भी हो सकता है कि उसका डेटा टाइप या जो वैल्यू है, बाइट साइज है, वो कम भी हो ज्यादा भी हो। तो इस तरीके के डेटा को हैंडल भी करने की कैपेबिलिटी होती है स्विफ्ट के अंदर। ठीक है, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए कीस्टोन। कीस्टोन क्यों चाहिए, कीस्टोन सबको चाहिए ऑथराइजेशन के लिए। ठीक है, स्विफ्ट के बाद आता है सेंडर। सेंडर होता है ब्लॉक स्टोरेज। ब्लॉक स्टोरेज मतलब कि जो ट्रेडिशनल जो हम करते आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क लिया और अपना काम शुरू कर दिया। तो बेसिकली एक जमीन का प्लॉट ले लिया और उसके ऊपर अपने हिसाब से घर बनाया, तो सिंडर। अगर क्या कहते हैं बना बनाए होटल में चले गए, कि गए होटल में और सीधा रह के आ गए 4 दिन 5 दिन के लिए, तो दैट इज योर फाइल सिस्टम। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लेमेंस के थोड़ा समझने में आसानी हो। ब्लॉक वाले का एग्जांपल नहीं दूंगा, वो सॉरी क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट का एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि वो एग्जांपल इन पे सूट नहीं करते। तो मैं मतलब होटल और इसमें से कोई भी एग्जांपल नहीं दूंगा। दो एग्जांपल जो मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट थे, सेंडर हो गया आपका जमीन का प्लॉट लेके आपने घर बना लिया, अपने हिसाब से बनाया, जैसा पसंद आया वैसा बनाया। होटल में आपको सब कुछ बना बनाया, बस गए, बैग लेके गए, एक सूटकेस, गए, रात 2 दिन 4 दिन रुके, निकल के वापस आ गए, खत्म। तो दैट इज योर फाइल स्टोरेज। तो ब्लॉक की बात करता हूँ, तो ब्लॉक क्या होता है, जब ब्लॉक जो होता है ना उसकी हाई जो आईओपीएस होती है वो बहुत हाई होती है। क्यों, क्योंकि वो जनरली लोकली कनेक्टेड होता है। ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो ब्लॉक स्टोरेज होता है वो हमेशा जो भी मशीन पे आप चलाते हो, जिस मशीन के साथ आप उसको यूज करते हो, वो उसके लिए वो लोकल स्टोरेज का काम करता है। जबकि जो आपके जो ऑब्जेक्ट होता है और फाइल होता है, ये हमेशा ये बाहर भी हो सकते हैं। मतलब ये कि आपके एनवायरनमेंट के बाहर से भी आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज दे रहा है वो हो सकता है वो किसी और साइट पे बैठा हो, वो स्टोरेज सर्वर जो है वो कहीं और हो, फाइल स्टोरेज भी कहीं और हो। लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि जो ब्लॉक स्टोरेज होता है वो हमेशा लोकल होता है। लोकल क्यों होता है, क्योंकि उसका जो आईओपीएस होता है, इनपुट आउटपुट जो होता है राइट का, रीड राइट का जो पर सेकंड का, वो बहुत हाई होता है। तो इसीलिए जब भी हमारा डेटाबेस बनाना होता है, किसी भी तरीके का डेटाबेस बनाना होता है, डेटाबेस को क्या चाहिए, हाई रीड एंड राइट स्पीड। क्योंकि डेटा आएगा उसको राइट करना होगा, ट्रांजेक्शन होंगी। जब कभी भी हाई ट्रांजेक्शन की कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो हमेशा गो विद ब्लॉक स्टोरेज। तो ब्लॉक स्टोरेज, बट ब्लॉक स्टोरेज तो ये तो सही है, तो फिर तो हमें हर जगह ये यूज करना चाहिए। ब्लॉक स्टोरेज सबसे कॉस्टली होता है, सबसे कॉस्टली होता है ब्लॉक स्टोरेज। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द यूज केस हम अपने यहाँ पे मिक्स एंड मैच करते हैं। हम कुछ केसेस के लिए हम ब्लॉक स्टोरेज लेते हैं, कुछ केसेस के लिए हम फाइल स्टोरेज भी लेते हैं, कुछ केसेस के लिए हम ऑब्जेक्ट स्टोरेज भी लेते हैं। तो अब आप बीइंग एन आर्किटेक्ट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कितना और कैसा मतलब कंपोनेंट चूज करते हो। बट फ्रॉम प्लेटफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू, प्लेटफॉर्म आपको क्या क्या ऑफर करता है ये जानना सबसे जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आप आर्किटेक्ट हो, तो आप अगर एप्लीकेशन आर्किटेक्ट हो, तो आप जो है प्लेटफॉर्म टीम से जब आप इंटरेक्ट करोगे तो प्लेटफॉर्म को वो चीज प्रोवाइड करनी चाहिए। आप बोलोगे कि मुझे ऑब्जेक्ट स्टोरेज चाहिए, मुझे ब्लॉक स्टोरेज चाहिए, तो प्लेटफॉर्म को वो सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको किसी भी तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सर्विसेज होती क्या है, तभी आप उनसे डिमांड कर सकते हो। और अगर आप प्लेटफॉर्म की साइड हो तो आपको ये सर्विसेज पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है लोगों को। तो ये जो इसमें जो इनकी गोल है सेंडर के,
गोल मतलब कि देखो, उस गोल से पहले ऊपर वाली लाइन भी बता देता हूँ। ओपन स्टैक के अंदर सिंडर क्या करता है, ब्लॉक स्टोरेज देता है, ठीक है, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। वो वॉल्यूम्स के फॉर्म में देता है, मतलब वॉल्यूम बना के देता है। अब वॉल्यूम का फायदा क्या होता है कि वॉल्यूम कभी भी डाउन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इतने प्रोसेस से होके आता है, फिर वो एलवीएम बनता है, लाइनेक्स वॉल्यूम मैनेजर। एलवीएम आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, एलवीएम हाईली रिडंडेंट होता है। नीचे की पूरी अगर हार्ड डिस्क भी चली जाए तब भी आपका जो है स्टोरेज एज इट इज कायम रहता है, कभी भी खराब नहीं होता है। तो ये क्या करता है, ये वर्चुअल मशीन को देगा। इसके क्लाइंट कौन कौन होंगे? वर्चुअल मशीन होंगी, आयरॉनिक बेयर मेटल होस्ट, जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ बेयर मेटल सर्वर्स भी लॉन्च किए जाते हैं। ओपन स्टैक जो है वो बेयर मेटल सर्वर्स भी प्रोवाइड करता है। मतलब ये कि कुछ ऐसे मतलब नेस्टी क्लाइंट्स आएंगे जो आपको ये बोलेंगे कि यार मेरे को तो ये वीएम नहीं चाहिए, मेरे को वीएम नहीं चाहिए, मुझे तो फिजिकल सर्वर चाहिए। तो वो क्या करता है, ओपन स्टैक उनको कंसोल पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है सारी चीजें, और आपको कंसोल प्रोवाइड कर देता है। जैसे नॉर्मली आप ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में करते थे कि सर्वर में मान लो आप गए, कंसोल पे आईपी वाईपी कॉन्फ़िगर करी, उसके बाद क्या हो जाएगा, कंसोल खुल जाएगा, अब आप इंस्टॉल कर लो जो आपको इंस्टॉल करना है। वो फिजिकल सर्वर होगा, वो वर्चुअल नहीं होगा। तो वो भी प्रोवाइड करता है। और कंटेनर्स, कंटेनर्स आज की डेट में नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं, तो कंटेनर्स को भी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। कंटेनर्स को भी स्टोरेज चाहिए होता है। एंड मोर मतलब अभी और भी डेवलपमेंट चल रही है जो पैरेलली, जो हमें नहीं पता है, बीइंग एन पब्लिक, तो हमें अभी नहीं पता है, ठीक है। ये इसके गोल्स हैं, तो गोल्स तो मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये तो आप वैसे ही पढ़ लेना बाद में। कि सिंडर को भी कीस्टोन चाहिए, ये याद रखना, सिंडर को भी कीस्टोन चाहिए। कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है कीस्टोन को छोड़ के जिसको कीस्टोन नहीं चाहिए। कीस्टोन को, सबको कीस्टोन की जरूरत पड़ती है। मनीला तीसरे टाइप का फाइल सिस्टम है, ठीक है, स्टोरेज का सिस्टम है, जो शेयर्ड फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है। और ये कब आया था? ये आया था आपका लिबर्टी में। तो ABCDEFGHIJKL, मतलब कि किलो तक, किलो जो था, K फॉर किलो, उसके बाद L फॉर लिबर्टी। लिबर्टी के अंदर मनीला सर्विस आई थी। मनीला सर्विस करता क्या है? मनीला जो है वो फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है। फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम बेसिकली आपका रेडीमेड होता है सारा कुछ, कि आपने सीधा डेटा सेव करना है। जैसे कि आप पेन ड्राइव लाते हो, पेन ड्राइव को आपने कभी फॉर्मेट किया होगा, तो वो फॉर्मेट करने के बाद फाइल सिस्टम मांगता है ना फॉर्मेट के टाइम पे कि कौन सा फाइल सिस्टम रखना चाहते हो। फाइल सिस्टम वो, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो लैंग्वेज होती है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है। अब मान लो कि आपने अगर पेन ड्राइव लगा दी विंडो में, और आपने फिर पेन ड्राइव लगा दी लाइनक्स मशीन में, तो अगर फाइल सिस्टम दोनों का अलग है तो आप उस पेन ड्राइव का डेटा दूसरी मशीन में नहीं पढ़ पाओगे। तो फाइल सिस्टम बेसिकली वो लास्ट लेयर होती है जिसमें जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से चलता है। विंडोज के लिए NTFS चल सकता है, ठीक है। लाइनेक्स में क्या क्या चलता है? लाइनेक्स में ext3 था, ext3 के बाद ext4 आया, ext4 के बाद XFS आया। ये सारे फाइल सिस्टम है। तो आपको रेडीमेड फाइल सिस्टम, जैसे मैंने बताया होटल वाला कॉन्सेप्ट, रेडीमेड फाइल सिस्टम मिल रहा है, सीधा माउंट करो और अपना डेटा राइट करो। कोई मतलब नहीं है कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे प्रोवाइड हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। डेटा राइट करो, काम खत्म एज अ क्लाइंट। इसको भी चाहिए क्या? कीस्टोन। अब मैं आता हूँ हीट के ऊपर। हीट एक ऐसा कंपोनेंट इसका है। कोई एग्जाम्पल बता दो यार कृष्णा एक बार, इसका मनीला मेनिला का, का यूज केस, हाँ एग्जाम्पल बता दो इसका। ये मनीला का एग्जांपल बताया था ना, जैसे बैकअप के लिए तुम्हें अगर मान लो एक स्टोरेज चाहिए, ठीक है, एक सर्वर चाहिए हम्म। जहाँ पे XFS मान लेते हैं, XFS फाइल सिस्टम का एक सर्वर चाहिए जिसका फाइल सिस्टम XFS हो, क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम XFS समझता है और मैं अपना डेटा हम्म। वहां पे सेव करूंगा, तो मैं बैकअप सेव करना चाहता हूँ। तो NFS में हम क्या करते हैं? NFS में हम क्या करते थे कि हम मान लो एक मशीन को आप एक सर्वर बना दोगे, उसमें आप स्टोरेज को रख के आप एक्सपोज कर दोगे। एक्सपोज करोगे कैसे? IP और यूजर नेम पासवर्ड और मतलब अपना डायरेक्टरी। तो क्या होगा कि जो इंटीग्रेशन। क्लाइंट होगा, क्लाइंट क्या करेगा, वो अपने एंड पे माउंटिंग करेगा। माउंटिंग कैसे करता है? वो माउंटिंग करेगा, वो आपकी आईपी डालेगा, आपकी आईपी और आपका डायरेक्टरी लिखेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, अपना लोकल लिखेगा। तो माउंट-T कर देगा, माउंट-T NFS कर दिया टाइप, उसके बाद आपका अपना सोर्स लिख के और फिर डेस्टिनेशन डाल दिया, तो वो माउंट हो जाएगा। तो जब वो DF-KH करता है तो उसको डायरेक्टली वो दिखाई देने लगता है माउंट पॉइंट, और उसके बाद जो भी वो हम्म। कॉपी कमांड चलाता है या जो भी कॉपी करता है, वो सारा डेटा वो एक्चुअली में सेव होता है आपके पास, मतलब आपके सर्वर हम्म। पे। जैसे पेन ड्राइव हम्म। एग्जांपल, पेन ड्राइव लगाया हाँ है, हाँ सही। तो वैसा ही हम्म। सेम एग्जांपल मनीला भी है। ठीक। ठीक। थैंक यू यार। ओके, अब आती है बात हीट की। हीट एक ऑटोमेशन फीचर है। ऑटोमेशन फीचर होता है फ्रॉम क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, कि मान लो कि आप ये जो ओपन स्टैक में आप ये सारे काम करते हो, ठीक है, वीएम बनाना है, तो वीएम बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। फ्लेवर को क्रिएट करना, उसके बाद नेटवर्क क्रिएट करना, फिर उसके बाद स्टोरेज सर्वर ग्रुप बनाना, वॉल्यूम बनाना,
उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप बनाना, सर्वर ग्रुप बनाना, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये सारे काम जो है वो करने पड़ते हैं, मैनुअली आपको करना पड़ेगा सारे कमांड चला चला के या GUI से जैसे भी। पर जब एक ऑटोमेटेड वे की बात की जाती है कि मान लो कि ऑर्केस्ट्रेशन क्यों यूज किया जाता है, कि अब ये सारे काम मान लो एक आदमी को बोलोगे कि यार तुम ये सारा डिप्लॉयमेंट करना है, ऐसे ऐसे जाके VM बनाना है, वो बोलेगा ठीक है मैं कर दूंगा, 2 दिन का टाइम लगेगा। तो वो 2 दिन उसका मैन आवर लगता है। तो इसको ऑटोमेट करने के लिए क्या किया गया है कि ये बेसिकली एक मेथड होता है, ये सर्विस जो है वो आपको बेसिकली टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, YAMLs फाइल्स प्रोवाइड करता है। तो YAMLs फाइल प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि ये तो सबसे पहला काम क्या करता है, जो क्लाइंट मशीन होगी जो ऑटोमेट करेगी, ठीक है, जहां से क्वेरी ऑटोमेशन की रिक्वेस्ट आएगी, उस मशीन और आपके ओपन स्टैक के साथ ये एक स्टैक बना देता है। स्टैक मतलब जैसे ब्रिज होता है ना, ब्रिज टाइप का एक ब्रिज बना देता है। ब्रिज का मतलब क्या है कि एक बार आपका स्टैक बन गया ना, तो आपके यूजर ऑथराइज हो गए। अब जब यूजर ऑथराइज हो गए तो वो कोई भी कमांड चला सकते हैं। अब क्या होगा, वो वहाँ पे YAML जो है, इसके जो टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, YAML होता क्या है, YAML ऑटोमेशन का एक बहुत आसान तरीका है, जिसमें आपको जो भी क्वेरीज चलानी, मान लो VM वगैरह क्रिएट करनी होती है, तो आप टेम्पलेट बेस्ड ऑटोमेशन फॉर्म होता है, उसमें आप सारी चीजें लिख दोगे कि VM का नोमेनक्लेचर कैसा होगा, नेटवर्क कौन सा यूज करेगा, IPs क्या 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 रखोगे, आप कौन से स्टोरेज कनेक्ट करोगे, ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन, आपको इमेज कौन सी होगी, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें लिखी जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि क्लाइंट वहां से सीधा अपना क्वेरी मारेगा और वो YAML कमांड चलाएगा, YAML फाइल्स को रन करेगा, और यहाँ पे ओपन स्टैक के अंदर आपकी पूरी की पूरी VM बन जाएगी। तो मतलब ये कि आपने ओपन स्टैक को टच भी नहीं किया, मतलब आपने एज अ ह्यूमन टच भी नहीं करा, आपने अपनी थर्ड पार्टी मशीन में सारा काम करा, और उस मशीन में जैसे ही आपने करा, उसने यहाँ पे आपने ट्रिगर कर दी कमांड, और आपकी VM बन के अप एंड रनिंग हो गई। तो ये तो ऑटोमेटिक हो गया ना, बढ़िया तरीका है, और स्केलिंग का बड़ा सही मेथड है। स्केलिंग का मेथड क्यों है कि मान लो कि आपके VM चल रही है, आपको और कॉपीज चाहिए, तो आप क्या करोगे, अब या तो यहाँ जाओगे VM में जाके मैनुअली उस टाइम पे VM लॉन्च करोगे, वहां पे गया, वहां पे YAML लगाओगे, YAML में आप लिख दोगे नंबर ऑफ कॉपीज, और आपकी जो है स्केलिंग भी हो जाती है। तो इसलिए हीट जो है ये काम करता है सारा। अब ये आया कब था, ये आया था हवाना में। तो HABCDEFGH, तो ये सोचो किसने रिलीज में क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं। मतलब आज हम अगर 2021 में ओपन स्टैक पढ़ रहे हैं, और आज हम इतनी सारी सर्विसेज देख रहे हैं, बट ये सारी सर्विसेज ओवर द नाइट नहीं आई हैं। मतलब ये लास्ट 10 ईयर्स में हर एक जो रिलीज आता है ओपन स्टैक का 6 मंथ का, कोई ना कोई सर्विस ऐड होती है, कोई होता है डिलीट भी होती है, सर्विस ऑब्सोल्यूट हो जाती है। तो इस तरीके से सर्विसेज आई हैं विद टाइम टू टाइम, कि इस टाइम पे ये सर्विस आई है। तो कीस्टोन इसको भी चाहिए। तो हीट मतलब ऑर्केस्ट्रेशन है, ऑर्केस्ट्रेशन को नाम दिया गया है ओपन स्टैक के अंदर, उस प्रोजेक्ट को हीट कहा जाता है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ बस कि अच्छा चलो एक ये डायग्राम समझा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद में मैं और बाकी की सर्विसेज आपको अभी नहीं बताऊंगा। इस जो सेशन है हमारा, जो सेशन जो बेसिक इसको फाउंडेशन ही मानते हैं, तो इस सेशन में मैं आपको और सर्विसेज डिटेल में नहीं बताऊंगा। हम नया कभी सेशन प्लान करेंगे तो और सर्विसेज अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो हम उन पर भी बात करेंगे। ये एक डायग्राम है जो कंप्लीट जो ओपन स्टैक की जो सर्विसेज हैं आपस में कैसे बात करती हैं, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया है मैंने, एक्चुअली इसको लास्ट में प्लान किया था, बट ये मैं आज आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि ये आपका स्विफ्ट है, स्विफ्ट सर्विस है, क्या देता है, ऑब्जेक्ट। ये आपका इमेज है, कौन सा है, ग्लैंस। ये आपका कंप्यूट है, क्या बोलते हैं इसे, नोवा। ये आपका ब्लॉक देता है कौन, ब्लॉक कौन देता है, सेंडर। ये आपका नेटवर्क है, नेटवर्क कौन देता है, न्यूट्रॉन। और ये आपका आइडेंटिटी सर्विसेज देता है, ये कौन देता है, कीस्टोन। और सबसे ऊपर होराइजन। तो इससे पहले मैंने आपको जितने भी सर्विसेज पढ़ाए थे, उन सर्विसेज को यहाँ पे इंटरकनेक्ट करके दिखाया गया है। तो ये एक बड़ा डायग्राम है, थोड़ा टाइम भी लगेगा इसको समझने में, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में समझ में आ जाएगा। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके भी देखोगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। ये इंटरनेट क्या बोलता है कि एक्सटर्नली कोई भी बंदा अगर मान लो कि कनेक्ट करता है, ठीक है, ओपन स्टैक को, तो वो कैसे किसी सर्विस को कैसे इन्वोक कर सकता है। क्या वो डायरेक्टली बात कर सकता है, क्या वो डायरेक्टली कैसे जाएगा। तो नॉर्मली जब आप आते हो HTTPS के थ्रू, तो आप होराइजन पे आते हो। होराइजन वही पे, मान लो ये हम यूजर्स हैं, ठीक है, यूजर कोई भी हो सकता है, हम इंसान भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी मशीन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कोई मॉनिटरिंग टूल भी हो सकता है, एनीथिंग। अब ये क्या करता है, ये वाया नेटवर्क आता है आपके होराइजन पे। आपको मान लो एक ओपन स्टैक आपके प्रोजेक्ट में है, आप ओपन स्टैक को लॉगिन करते हो कंपनी के नेटवर्क के थ्रू, कस्टमर के नेटवर्क में जाते हो, ठीक है, कस्टमर के नेटवर्क में आप होराइजन की GUI खोलते हो, डैशबोर्ड। अब यहाँ से आप जो है, आपको ये सारी सर्विसेज का व्यू दिखता है।
कीस्टोन को आप ऐसे नहीं कि डायरेक्टली देखते हो, बट कीस्टोन भी वहाँ होती है। सबसे पहले आप इसी से एनकाउंटर करते हो। जब आप होराइजन में आते हो तो यहाँ पे ऑथराइजेशन होता है आपका। जब ये आप ऑथराइज हो जाते हो तब आप ये सारी सर्विसेज देख पाते हो। आपको ये सब दिखती है GUI के अंदर अलग अलग तरीके से। और ये सब एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, देखो ऑटोमेटिक मैसेजिंग क्यू प्रोटोकॉल, जो कि मैंने आपको बताया था RabbitMQ। तो जब एक सर्विस मेरी दूसरे सर्विस से बात करेगी तो वो हमेशा RabbitMQ हब का इस्तेमाल करती है। और ये फ्लो है आपका। सबसे पहला जो इंटरफेस होता है किसी भी सर्विस का देखो, वो जनरली उसका एपीआई होता है। ग्लैंस एपीआई, नोवा एपीआई, सेंडर एपीआई, न्यूट्रॉन सर्वर के अंदर ही न्यूट्रॉन एपीआई होता है, ठीक है। इसके बाद फिर उसकी नीचे की सर्विसेज होती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या फर्दर सर्विसेज हैं, ठीक है। इनको ज्यादा डिटेल में मतलब मैं बताऊं, चलो 5 तो बजने वाले हैं, कोशिश करता हूँ कि ज्यादा थोड़ा बहुत समझा दूं आपको। देखो कुछ तरीके होते हैं जिनसे कि आप डायरेक्टली भी ओपन स्टैक की इन सर्विसेज से इंटरेक्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आप स्विफ्ट प्रॉक्सी होती है, स्विफ्ट प्रॉक्सी के थ्रू आप डायरेक्टली जो है बात कर सकते हो स्टोरेज के साथ। ऐसे ही इसकी न्यूट्रॉन सर्वर होता है। अब ये देखो ये क्या है, नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग का मतलब क्या है कि मेरी वीएम से बाहर बात करेंगी या मेरे बाहर से कोई वीएम पे आएगा तो वो इस रास्ते से आएगा, ये रास्ता है जिससे कि एक्सटर्नली कोई भी आपके वीएम के नेटवर्क में आता है, न्यूट्रॉन पे आता है। न्यूट्रॉन फिर उसको लेके जाता है कि कहाँ जाना है, किस कंप्यूट पे जाना है, किस वीएम पे आप जाना चाहते हो। ये क्या है, कंप्यूट सर्विस है। कंप्यूट सर्विस का मैंने समझाया था आपको कि इसकी एपीआई होती है, ठीक है। वो क्या करता है, वो डीबी से बात करता है, नोवा कंप्यूट हाइपरवाइजर से बात करता है। हाइपरवाइजर क्या होता है, जिस पे आपकी एक्चुअली वीएम चलती है, ठीक है। ये क्यू होती है, ये आपका शेड्यूलर होता है। शेड्यूलर क्या करता है, डिसाइड करता है कि मैं कहाँ रखूं। कंडक्टर बेसिकली जस्ट एक इंटरमीडिएट का काम करता है। क्यू होती है आपकी RabbitMQ, और ये आपका सर्टिफिकेट स्टोर है। फिर आपका कंसोल भी होता है, नोवा कंसोल। नोवा कंसोल क्या करता है कि मान लो कि मेरे को अपने वीएम के कंसोल देखना है, जैसे हम नॉर्मली ट्रेडिशनल देखते थे ना कंसोल सर्वर के, तो जैसे कंसोल देखते थे वैसे ही यहाँ भी हम देख सकते हैं कंसोल अपने वीएम का बाहर से। उसके लिए क्या होता है कि इसमें नोवा कंसोल सर्विस होती है। वो क्या करता है, वो VNC भी यूज करता है और VMRC भी यूज करता है। मतलब GUI मेथड जब वो यूज करता है तो आपको क्या करता है, वो आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देता है। जब आप उस वीएम का नाम दोगे ना, जब आप क्वेरी करोगे, बोलोगे ओपन स्टैक सर्वर, और उसके बाद आप बनाओगे उसका नोवा VNC करके, तो वो क्या करेगा, वो आपको ना एक लिंक बना के दे देगा। उस लिंक को आप, और उसमें ना एंड में एक टोकन होता है, जो लिंक आपको जो मिलेगा ना उस वीएम के लिए, उसके लास्ट की जो 4-5 जो डिजिट्स होती हैं वो बेसिकली आपकी क्या कहते हैं, टोकन होता है। और वो टोकन इंटरनली वो कीस्टोन से लेके आता है, और वो सिर्फ वन टाइम एप्लीकेबल होता है। तो आप जैसे ही अपने ब्राउजर में हिट करोगे वो लिंक, तो आपकी सारे डायरेक्ट वीएम का जो है कंसोल खुल जाएगा। लेकिन जब आप उसको दोबारा कहीं और उसी लिंक को ट्राई करोगे तो वो नहीं खुलेगा, मतलब वो सिर्फ वन टाइम यूज होता है। तो ये मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया है। इस तरीके से सेंडर में देख रहे हो, सेंडर की एपीआई होती है। होराइजन से आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो सेंडर की एपीआई को। यहाँ से सेंडर वॉल्यूम होता है। सेंडर वॉल्यूम जो होता है, देखो ये डेटा, इसका अपना डेटाबेस है। नोवा का डेटाबेस होता है, न्यूट्रॉन का डेटाबेस होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्लैंस का डेटाबेस होता है, ऑब्जेक्ट इसका डेटाबेस होता है, इसका डेटाबेस होता है, सबका डेटाबेस होता है। और ये सब कौन से होते हैं, MariaDB। और डेटाबेस एक ही होता है। ये बेसिकली अंदर इसके इंस्टेंसेस होती हैं, अलग अलग मतलब टेबल्स होती हैं सारी सर्विसेज के लिए। तो डेटाबेस एक ही होता है, बट वो अलग अलग सर्विसेज अपने हिसाब से उसको यूज करती हैं। अब ये इंटरकनेक्टिंग डायग्राम्स है, तो आप इसको मतलब थोड़ा समझना। अगर आपको डाउट लगेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीक आप इसके ऊपर आराम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको मतलब 1 वीक का टाइम है, आप इसको डायग्राम को अच्छी तरह समझना। यही कंप्लीट लैंड मतलब ओपन स्टैक का लैंडस्केप है, कौन सी सर्विस कैसे बात करती है। और डिटेल में मैं समझाऊंगा बाद में, ठीक है। तो आप अब कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। मतलब ये एक ऐसी जेनरिक क्वेश्चन है, जब भी पिछली स्लाइड पे जाना तुम एक चीज, मतलब जो स्लाइड खोल रहे थे ना, अब ये लेफ्ट साइड में ये आइकन है हर एक का, तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस है क्या इसका, या ये ऐसे ही है जो? सिग्निफिकेंस नहीं, देखो सिग्निफिकेंस ऐसा कुछ नहीं है। ओपन स्टैक क्या है ना, ये लोग मतलब अब क्या है ना कि एक यूजर इंटरेक्शन, और अब थोड़ा अपने आप को मतलब एक होता है ना थोड़ा मतलब एक क्या बोलते हैं यार, कॉमेडी डालने के लिए, थोड़ा मतलब सोशली थोड़ा हैप्पी रखने के लिए, तो वो ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी साथ में मतलब प्रेजेंट करते रहते हैं। तो इन्होंने हर एक सर्विस को ना एक रूप दिया हुआ है। मतलब
जैसे कि इनके जो रिलीजेस के नाम है, तो कभी ये जैसे वाला भी एक जानवर का नाम है जो कि मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के आसपास मिलता ऑस्ट्रेलिया में होता है, हाँ है। मैंने हाँ, देखा है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, मनीला को एक अलग से मतलब दिखा दिया, सिंडर को दिखा दिया, स्विफ्ट को देखो दिखा दिया, होराइजन को ऐसे दिखा दिया। तो मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। अब कीस्टोन मतलब एक कछुआ थोड़ी कीस्टोन होता है, बट वो एक इंटरेस्टिंग डालने के लिए बना दिया उन्होंने। मतलब ये मैंने नहीं हम्म। डाला, ये ओपन स्टैक ने किया हुआ है ये, मतलब थोड़ी हाँ मतलब लोगों से आप हाँ। आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या ये कहीं पे इस तरीके से प्रेजेंट होता है, या बस ये ना ना पढ़ाने के ना ना लिए ना या नहीं इंटरेस्ट? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई लोगों से प्रेजेंट नहीं होता, ये जस्ट एक बना। हाँ मतलब आप पढ़ रहे हो ना, हर एक प्रोजेक्ट को अपना एक मतलब एक पहचान दी गई है। बट जब आप ओपन स्टैक का प्रोडक्ट जब आप खोलोगे ना, तो वहां आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, ना ही कोई लोगो दिखेगा। बट ये कह सकता हूँ कि ओपन स्टैक देखो क्या है कि ओपन स्टैक बेसिकली बहुत बड़ा मतलब एक इंटरकनेक्ट है। इंटरकनेक्ट मतलब एक प्रोग्राम है, और उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जैसे स्विफ्ट है, सिंडर है, ग्लैंस है। हम इनको सर्विस बोलते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली सर्विस देते हैं, बट ओपन स्टैक के अंदर ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं सारे। तो हर एक प्रोजेक्ट को एक टीम लीड करती है, एक टीम होगा उसका एक प्रोजेक्ट लीड होगा। उस प्रोजेक्ट लीड तो उस टीम को ये मतलब उस टीम ने अपना एक सिंबल ले लिया है कि ये हमारा सिंबल है, और कुछ नहीं है, मतलब टेक्निकली कोई रिलेशन नहीं है इसका। ठीक ठीक है, तो बस समझने के लिए थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो और किसी को कुछ पूछना है, नहीं तो हम क्लोज करते हैं आज का सेशन। ठीक है यार, मतलब यही है ओवरऑल ओपन ये स्टैक मतलब पे पिक्चर तो सवाल बड़ा आए थे। कॉम्प्लेक्स है यार कृष्णा। ये जो पिक्चर है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, हाँ आई अंडरस्टैंड, ये कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए मैंने बोला कि इस पर ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा समझना। क्योंकि अभी देखो, अभी आप इतना डिटेल में समझोगे ना, तो आप पुराने कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। आप अभी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के स्टेज में हो, तो आप अपने ब्लॉक्स को कंसीडर करो। आप ये मत पढ़ो कि अंदर क्या चल रहा है, आप ये पढ़ो होराइजन, ग्लैंस, जिप स्टोर, ब्लॉक स्टोरेज, नेटवर्किंग के लिए न्यूट्रॉन, एंटिटी के लिए कीस्टोन, ऐसे, ठीक है। अब ये इंटरकनेक्ट जो है, ये तो एक्चुअली ये पूरा डिटेल मतलब डीप लेवल है। इसको आप तब पढ़ना जब आप थोड़ा बहुत सर्विसेज पे काम करने लगो, तो आप इसको डिटेल, तब आपके माइंड में समझ आएगी कि यार अंडर काम कैसे करता है, न्यूट्रॉन कैसे काम करता है, नोवा कैसे काम करता है। जब वो क्वेश्चन आपके माइंड में आए ना, इट मीन्स कि अब आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो गए हो। और जब आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाओ ना, तो आप इसको पढ़ना और आप मुझे बताना, मैं नेक्स्ट लेवल का एक सेशन प्लान करूंगा। तो अभी हम इसको फाउंडेशन पे ही रहने देते हैं, हम इसको ज्यादा डीपर डाइव करेंगे तो मतलब हम अपने वो एजेंडा से तक जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छा, कृष्णा ये ये सेंटर में रेस्ट नोवा डेटाबेस, हम्म। बोलो 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 बोलो। सेंटर में नोवा डेटाबेस इसलिए डाला है क्योंकि ये लोकली एक्सेस रहता है कंप्यूट को, इसलिए क्या? नहीं नहीं, डेटाबेस देखो, सेंटर डेटाबेस ब्लॉक तो स्टोरेज में और हाँ। सबका अपना डेटाबेस क्यों होता है। डेटाबेस करता क्या है, डेटाबेस में बेसिकली आप इंफॉर्मेशन रखते हो, ठीक है। अब नोवा ने मान हाँ लो, नहीं, नोवा जैसे कि ये कंप्यूट, कॉमन है ना, कंप्यूट में भी नोवा डेटाबेस है, ब्लॉक स्टोरेज में भी नोवा डेटाबेस है, कंप्यूट मतलब ये में डेटाबेस ब्लॉक नहीं स्टोरेज होता है, लोकली अटैच रहता है, इसलिए ये सेम डेटाबेस है। कंप्यूटर्स के अंदर डेटाबेस नहीं होता ऐसा है। है। कल जब आपको बताया था ना, ये जो मैंने ये डिफरेंस दिखाया था ना, ये कंट्रोलर और कंप्यूट का, तो मैंने इसमें देखो कहीं भी डेटाबेस नहीं दिखाया था, मैंने डेटाबेस यहाँ दिखाया था, डीबी कंट्रोलर पे होता है। तो ये डेटाबेस कंट्रोलर पे होता है, ये आपस में बात करते हैं और यहीं पे राइट करते हैं इसको ये। तो मान लो कि अगर नोवा को कुछ राइट करना है, तो नोवा जो है वो इस डेटाबेस के अंदर आता है और इसी डेटाबेस में वो राइट करता है। उसका अपना एक टेबल बना हुआ है, नोवा का अपना बना हुआ है, सिंडर का अलग बना हुआ है, सबका अपना टेबल बना हुआ है, सब अपनी अपनी टेबल में अपना मतलब इंस्टेंस कह लो, बेसिकली अपने इंस्टेंस बने हुए डेटाबेस के। और वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके अपना वो डेटाबेस राइट करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ये उनका अपना पर्सनल डेटाबेस है, सिंडर को लगता है कि वो उसका डेटाबेस है, बट फिजिकली वो एक ही डेटाबेस होता है, अच्छा। ठीक है। तो ये कंप्यूटर में नहीं होता है, पहली बात तो ये कंप्यूटर में नहीं होता है, ये अच्छा कंट्रोलर कृष्णा, पे होता ये रेस्ट एपीआई जो है ये मतलब जो जैसे अपनी रेस्टफुल सर्विस होती है वही वाली है। होती है? हाँ हाँ वेब बिल्कुल। सर्विस या रेस्ट सर्विस सोप में जैसे हम्म। होती है उसी टाइप की ना? हाँ वो जो बिल्कुल रेस्ट हम बिल्कुल। बात करते हैं वही वाली उसी टाइप की होती है, राइट? हाँ बिल्कुल सेम वही होती है, हाँ। तो सिर्फ मान ले इसके जैसे, डिफरेंस ये होता है, इसके ना पैरामीटर्स बस अलग होते हैं, और कुछ नहीं। अच्छा पैरामीटर मतलब एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यूज, तो ऑब्वियसली जो जिस तो तरीके की रिक्वेस्ट इस होगी वैसे ही एट्रीब्यूट्स होंगे। तो इस पे जर्सी पे काम करते हैं, किस पे करते हैं मतलब ये जो होता है अपना? हम्म। चल
जर्सी होता है ना अपना एपीआई जो रेस्ट यूज करता है मेनली, हमारे यहाँ तो जर्सी यूज करते हैं, जिससे हम हैंडल करते हैं एचटीटीपी की जिस तरीके रिक्वेस्ट आती है ना, तो वो हैंडल करते हैं। तो वो उसी तरीके से इस पे भी हो जाता है, या वो बैकएंड इंटरनल हो जाता है, हमें तो बस मतलब होराइजन से यूज करना होता है, या जो भी वैल्यू सेट कर दो हीट में, उस हिसाब से ऑर्केस्ट्रेट कर देगा वो अपने आप, तो हमें उतना देखने की जरूरत नहीं है तो रेस्ट जब आप एपीआई में क्या हो रहा है। होराइजन, हाँ देखो इसका आंसर बताता हूँ, जब आप होराइजन में जाओगे तो फिर तो आपको किसी चीज की टेंशन नहीं है, ठीक है। वहां तो आपने सिर्फ आपको GUI दिखेगी, आप क्लिक 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 करोगे, आपका काम हो जाएगा। आपको नहीं मतलब बैकएंड में क्या क्या एपीआई चल रही है, वो होराइजन खुद टेक केयर करता है। अब क्वेश्चन आता है कि आप अगर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के थ्रू, मान लो होराइजन पे नहीं जा रहे, आप डायरेक्टली थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर इन्वोक करते हो, मान लो डायरेक्टली नोवा को कॉल कर रहे हो, डायरेक्टली सिंडर को कॉल कर रहे हो, या किसी भी सर्विस एपीआई को डायरेक्टली कॉल कर रहे हो, तो ओपन स्टैक ने क्या किया है कि ओपन स्टैक ने जो अपनी एपीआई बनाई हुई है ना, उन्होंने एक स्टैंडर्ड पाइथन में बनाई हुई है, ठीक है। स्टैंडर्ड पाइथन जेडीके करके उन्होंने अपनी बना रखी है। उसमें क्या है कि एक तो ये है कि वो ओपन उस पे है, फ्रेम पे है, ओपन फ्रेमवर्क में है। आपको अपने एनवायरनमेंट में इंटीग्रेट करने के लिए हर एक कंपोनेंट को अलग अलग क्वेरी नहीं, मतलब अलग अलग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, अलग अलग स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, सबको कॉल करने का एक यूनिफाइड मेथड बना दिया उन्होंने। तो यूनिफाइड मेथड का फायदा क्या होता है, जैसे अभी इन्होंने कुछ क्लाइंट, ये यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस, तो कमांड लाइन इंटरफेस में इन्होंने क्या किया है कि आपने मान लो कि न्यूट्रॉन को कॉल करना है या आपने सिंडर को कॉल करना है। तो पहले क्या था कि ये लोग ना, आपको अगर कॉल करना है तो आप ऐसे लिखोगे न्यूट्रॉन, उसके बाद आप अपना लिखोगे नाम, आप उसकी एपीआई को कॉल कर लोगे। इसको करना है तो सिर्फ इसका नाम बदलोगे, मतलब सिर्फ आपने सर्विस का नाम बदलना है और आपको सेम स्ट्रक्चर सारी सर्विसेज में चलता है। अब इन्होंने और ज्यादा ऑर्केस्ट्रेट कर दिया इसको भी। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सबको हटा के एक सिंगल कमांड बना दी है सीएलआई लेवल पे, अगर देखोगे तो सीएलआई लेवल पे इन्होंने और सिंगल कमांड बना दी है, उसका नाम रख दिया ओपन स्टैक। अब ओपन स्टैक सिर्फ सिर्फ लिखोगे, हर तरीके की रिक्वेस्ट के लिए आपने सिर्फ लिखना ओपन स्टैक पहला, और उसके बाद फिर आप जो भी मान लो सिंडर, नोवा, जो भी लिखना कंप्यूट करना चाहते हो, तो वो फर्दर सब डिवीजन में आ जाता है। पहले क्या होता था, हर एक की एपीआई को इंडिविजुअली कॉल करना पड़ता था कि भाई इसकी कमांड अगर चलानी है तो नोवा लिखोगे, नोवा आइफन जो भी आपको स्टेप चलाने हैं न्यूट्रॉन के लिए। अब इसमें क्या है कि उन्होंने यूनिफाइड कर दिया है, सिंगल कमांड बना दी है। ऐसे ही एपीआई में है, एपीआई जो इसकी है वो सारी एपीआई है वो फिक्स पैटर्न पे है, आपको सिर्फ सर्विस का नाम बदलना होता है बस। तो क्लाइंट को बार बार डेवलपमेंट नहीं करनी पड़ती है कि उसको अगर सेंडर कॉल करना है या न्यूट्रॉन कॉल करना है तो अलग अलग से उसको मतलब कम डेवलपमेंट करनी पड़े, नहीं, वो सेम लैंग्वेज का सेम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपनी क्वेरी चला सकता है। ये फायदा है ओपन स्टैक के अंदर। ठीक है, तो उससे एक कॉमन लेयर दे दी ऊपर ना, हाँ, वो नीचे अपने आप कॉल कर लेती है वो वो है। इंटरनली, हाँ मैं यही बता रहा हूँ, अभी इन्होंने इंटरफेस और एक दे उसको दिया ना, यूनिफाइड कर दिया है। हाँ, अब इन्होंने और इसको एक यूनिफाइड कर इंटरफेस दिया दे दिया उन्होंने, हाँ। है। उन्होंने और बहुत इजी कर जेनरिक सा दिया है। एक बना दिया, सुपर सेट बना दिया होगा, वो इंटरनली कॉल कर लेता होगा। हाँ, तो इससे क्या होता है ना कि यूजर के लिए और आसान हो गया, मतलब यूजर फ्रेंडली, इनका ऑब्जेक्टिव यही है, यूजर फ्रेंडली करना है। अगर यूजर फ्रेंडली नहीं होगा तो ऑब्वियसली कोई भी यूज नहीं करना पसंद करेगा। या कहीं भी देखो एप्लीकेशन लेवल पे प्रॉब्लम क्या होती है सबसे बड़ी, एप्लीकेशन जो आरएनडी होते हैं, अगर आप उनको बोलोगे कि कुछ भी करना है तो बोलेंगे हमको चेंजेस करने पड़ेंगे, मतलब कि ह्यूज सीआर और टाइम एफर्ट सारी चीजें। तो इस पॉइंट को हम्म। कंसिडर करके प्लेटफॉर्म अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल और ऐसा सिंगल यूनिफाइड व्यू देता है कि कोई भी उस पे आके डेवलपमेंट कर सकता है और उसको उसके लिए एडिशनल कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू यार। चलो फिर अगर क्वेरी नहीं है और कोई तो क्लोज करते हैं सेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीक हाँ का यार, एजेंडा मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीक मैं आपको ओपन स्टैक के डिप्लॉयमेंट सिनेरियो बताऊंगा कि ओपन स्टैक कैसे डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है, क्या क्या तरीके होते हैं ओपन स्टैक को डिप्लॉय करने के, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। उसके बाद मैं उसके नेक्स्ट डे आपको ओपन स्टैक की लैब डिप्लॉय करके दिखाऊंगा, ठीक है, मैं आपको आपके लैपटॉप के ऊपर ओपन स्टैक बनवा के दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस सेशन तो यार अब कैसे करें, मतलब कुछ है ही नहीं तरीका कि मैं आपको